गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम आगे देखने जा रहे हैं। कल तक हमने पढ़ा था केमिस्ट्री क्लास में लास्ट कि अगर एटॉमिक नंबर दिया हो, एटॉमिक मास दिया हो, तब वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस है जिसमें दिया हुआ है कि हमारा एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक मास दिया हुआ है 16 और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कल हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, उसका एटॉमिक मास। तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एटॉमिक मास किससे किससे मिलकर बना है, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 7, जो कि Z = 7। इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 7। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे मास निकालना है हमें, तो मास यहाँ पे क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है पहले से, 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं 7 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर जब हम इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आएंगे 7 को, तो क्या हो जाएगा, ये 16 - 7 इक्वल्स टू n। तो n का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 16 - 7 9। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो यहाँ पे कितने हैं, 9। तो सभी बच्चे एक बार देख लें कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या दिया हुआ था, एटॉमिक नंबर जो कि है 7, सेकंड है एटॉमिक मास जो कि है 16, और हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, हमेशा Z के इक्वल, जो कि उसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो वैल्यू सिर्फ n की अननोन रहेगी और बाकी मास एंड एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 9। तो जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है, इसी तरह बाकी 4 क्वेश्चंस आप लोग अभी करें एंड अगले 2 मिनट में मैं इसके आपको मेथड बताऊंगा किस तरह सॉल्व करना है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सभी लोग लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है Z = 6, मास = 14। तो हमें जब न्यूट्रॉन्स निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, m = नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन किसके बराबर है, Z के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m = n + z। m यहाँ पे दिया हुआ है 14, n हमारे पास अननोन है, प्लस z की वैल्यू दी हुई है 6। तो n = हो गया यहाँ पे 14 - 6। तो यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे तो n की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि है 8। अगर यहाँ से देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन का, और मास कितना दिया हुआ है 14। तो इसे अगर डिनोट किया जाए तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, जो कि क्या है, कार्बन का एक आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स हमने पढ़ा है, आइसोटोप क्या होता है, जिसमें Z बराबर हो, जो कि एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो, दोनों की डिफरेंट हो।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और जनरली कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, बट हमारे पास क्या मिला है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू 14। इसे नोट कर ले सभी लोग। तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, z की वैल्यू दी हुई है 92, m दिया हुआ है 23। तो डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं p इक्वल्स टू z, जो कि है कितना हमारे पास 92, m की वैल्यू दी हुई है 233। तो m इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला z प्लस n। तो मास यहाँ पे दिया है हमारा 233 इक्वल्स टू z की वैल्यू 92 प्लस n इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 233 माइनस 92। ये आप लोग सभी कैलकुलेट करें अभी। तो सभी लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। देखिए माइनस करते हैं, 3 माइनस 2 1, 23 माइनस 9 कितना हो जाएगा 14। तो हमारा न्यूट्रॉन्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 141। मतलब कि हमारा जो ये एटम है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 92। इट मीन्स कि वो क्या है हमारे पास यूरेनियम है। एंड यूरेनियम का यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है 233, और बाकी जो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ये कितने हैं 141। तो सभी लोग लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है m इक्वल्स टू z प्लस n। m की वैल्यू है यहाँ पे 35.5, z की वैल्यू है यहाँ पे 17, और n हमें निकालना है। तो सेम वैसे ही n लेफ्ट साइड लिखें, 17 गया यहाँ पे पॉजिटिव में था तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी। n इक्वल्स टू 35.5 माइनस 17। तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिए पहले। चलिए देखते हैं, 35.5 माइनस 17 यहाँ पे कितना हो जाएगा 15.5। इसका मतलब वहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसकी वैल्यू है 15.5। अब आगे देखते हैं, z इक्वल्स टू 20, m इक्वल्स टू 43। सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए।
z इक्वल्स टू 20 एंड m इक्वल्स टू 43। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व किया जाए तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है m इक्वल्स टू z प्लस n। m की वैल्यू 43, z की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 20 प्लस n, देन अगेन n इक्वल्स टू 43 प्लस 20। आई मीन जब 20 यहाँ प्लस में था, यहाँ जाके क्या हो जाना है, माइनस हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 43 माइनस 20। कैलकुलेट कर लीजिए सभी लोग। ये रहा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसी तरीके से बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सभी लोग इसे नोट डाउन कर लें एंड फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के सेल्फ के लिए, आपको खुद से ये सॉल्व करना है। z की वैल्यू दी हुई है 90 एंड मास दिया हुआ है 208। यहाँ पे आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है m इक्वल्स टू n प्लस p, और p किसके बराबर होता है हमेशा, एटॉमिक नंबर के। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स खुद से निकालना है एंड रखने हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, आगे के 2 मिनट दिए जा रहे हैं आप लोगों को। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसा कि इसके नाम में ही दिख रहा है, इसमें कौन कौन सी फील्ड्स होने वाली है। पहली तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये किन से बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने कल देखा था, अगर एक कैथोड रे ट्यूब है, अगर एक कैथोड रे ट्यूब लिया जाता है, कैसे लट जाते हो, लेटो मत। कैसे सोए लेट गए हैं, उस कह रही हूँ। जी जी। आप लोग कितने बजे छूटता है आप लोग का क्लास? अभी 4:30 बजे क्लास खत्म होगा, अभी लाइव चल रहा है। हाँ ना। हाँ फिर ना इसको बंद करने, कल खुला था रात को एक कमरे से।
करंट आता है, ऐसा क्यों? ये इसको दिखा दे बेटा, पता है आप लोग को करंट आ रहा है। हाँ मैम, हम लोग को बताया गया है, तो हम लोग भी कल ही से आ रहे हैं। बुलाओ उसको वर्मा को पता है ना। तो कल कमरे सब खुले थे रात को। नहीं मैम, यहाँ से बता के गए थे हम लोग जब निकले थे। हाँ। तो ये जिम्मेदारी जिनको दी गई है, आखिरी क्लास किनकी होती है? आखिरी का मैम मेरी ही होती है। आप लॉक करके इनको दे दो चाबी। जी जी, किनको देना चाहती? ये हमारा ये भूपेश होता है ना। हाँ हाँ, ठीक है, आज वो मेरा इनको मिला दे बैंक दो। से। हाँ, है ना। आज मिल गया हूँ, आज मैं इनसे बात करता हूँ। लॉक कर दिया करो सर, जी है ना। लाखों रुपए का सामान है, हाँ। है ना। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम कहाँ पे थे। कैथोड रे ट्यूब में। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, हम एक ट्यूब लेते हैं सबसे पहले, उस ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जो नेगेटिव एंड होता है वो यहाँ पे होता है कैथोड, और जो पॉजिटिव एंड होता है वो यहाँ पे होता है एनोड। तो जब इसे हम कनेक्ट करते हैं तो कैथोड से कुछ रेज निकल रहे थे, जिन्हें हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज, क्योंकि वो कैथोड की तरफ से निकल रहे थे। देन जब उसे क्या किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव दिया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव या फिर साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में रखा गया, तो हमने देखा कि ये रेज डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन से हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। तो इसीलिए इन जितने भी रेज हमें फाइंड आउट किए हैं उन सभी को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसे रेडिएशन या ऐसे रेज या ऐसे वेव्स बोला जाए जो कि क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से चेंज हो जाए। तो देखिए फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्लो हो रही है, या फिर उसे कहा जाए वेव यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं किसी भी डायरेक्शन से, तो इसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल विच इज़ मूविंग। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। बट सेम वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने नॉर्थ पोल रख दिया और साउथ पोल रख दिया, अब क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, जो यहाँ पे हमारा वेव जा रहा है, कह लीजिए एक पार्टिकल जा रहा है, चार्ज पार्टिकल, वो क्या करेगा, इधर इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा और इधर इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी इटसेल्फ। तो इस तरह से ये यहाँ पे काम करता है। तो इसीलिए हमने जितने भी वेव्स हमें मिले हैं या रेडिएशन मिले हैं, जैसे कि लाइट से जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं, या फिर कहिए हम हमारे जो फ़ोन है, फ़ोन से हम कॉल करते हैं तो उससे रेडिएशन निकलता है, ये सारे जो रेडिएशन है वो सारे के सारे कौन से रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि किसकी वजह से चेंज हो सकते हैं या डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक बार हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में देख लेते हैं कि वेव किस तरह से ट्रैवल करती है। अगर वेव की डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर इस तरह से मूव कर रही है, तो इसकी मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑसिलेटिंग साइनोसॉइडल वेव। सेम ऐसे ही जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होगी।
देखिए जैसे कि ये वेव ऊपर की तरफ गई, तो ये वाली जो वेव है, मान लो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उस वेव की कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाली जो वेव है जो इससे परपेंडिकुलर निकल रही है हमारे ब्लैक बोर्ड की तरफ, आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ब्लैक बोर्ड में चल रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव है वो यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, इधर आई, फिर ब्लैक बोर्ड के अंदर गई, फिर देन ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ गई, फिर अगले पॉइंट में फिर से इस तरफ आई, फिर अगले पॉइंट में देन दूसरी तरफ गई। तो इस तरह से यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है। तो ये चीज़ें फाइंड आउट की गई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, जो साइमल्टेनियसली एक दूसरे से किसमें 90 डिग्री में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। सो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम पहले बना लीजिए, एक वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, और सेम उसी तरह यहाँ पे एक जेड एक्सिस होगा। एक्स और वाई के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, एक्स और जेड के प्लेन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, और दोनों एक दूसरे से परफेक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाली है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पहली चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ई एफ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम एफ का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों हमेशा किस डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो मैंने सिंबल बनाया है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, इसका मतलब है कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। सेकेंड, जो भी पार्टिकल मूव कर रही है, जैसा कि हमने देखा था एक कैथोड रे था, कैथोड रे में एक दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरी तरफ वो पार्टिकल मूव कर रहा था, और वो पार्टिकल कैसा होगा, चार्ज पार्टिकल होगा। यहाँ कैथोड रेज में जो चार्ज पार्टिकल था वो हमारा था इलेक्ट्रॉन। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, एंड इधर कहीं कहीं से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी फ्लो होते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पर डिपेंड करने वाला है। और दूसरा, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे चार्ज पार्टिकल पे। तो जैसा हमारा चार्ज पार्टिकल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, वो अपने हिसाब से, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से वो डेविएट होने वाली है। अच्छा, एक मिनट। ये वाली क्लियर दिख रही है? हेलो बच्चों, ये वाली क्लियर दिख रही है? ठीक है। तो देखिए सेकेंड पॉइंट्स में हमने क्या बोला कि वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पार्टिकल पे, कि कौन सा चार्ज पार्टिकल वहाँ से मूव कर रहा है। पॉजिटिव रहा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और नेगेटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे डिपेंड करेगा। सोर्स पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे मान लो हमने रख दिया है सोडियम का प्लेट, इधर प्लेटिनम का प्लेट, तो क्या होगा, यहाँ से जब भी इस पे फोटॉन्स पड़ेंगे या लाइट रेज पड़ते हैं, या इसमें इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से हम क्या करेंगे
यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो मूव करने वाला है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसा सोर्स लेते हैं जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल हमने कल बताया था, अल्फ़ा पार्टिकल कैसा होता है, खुद में पॉजिटिव होता है। तो अगर कहीं से किसी सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है तो वो कैसा मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा। मान लो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का भी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से देखा हमने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है जनरली ये 3 चीज़ों से होता है, बना होता है, मतलब 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो लिख लिया आप लोगों ने, मैं इसके आगे का टॉपिक बताता हूँ फिर। अब देखिए, हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, मतलब कि हमारे आसपास जितनी भी रेडिएशन और वेव्स निकल रहे हैं वो सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मतलब कि हमारे फ़ोन से निकलने वाला रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हमारे घर में जो लाइट जल रही है उसकी जो रेडिएशन है और वेव्स है वो सारे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। चाहे हमारा ओवन हो, ओवन में जो हम खाना बनाते हैं वो माइक्रोवेव्स होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। तो इसी तरीके से एक छोटा सा टेबल बनाया गया, मतलब स्केल बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ से किन की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं जो कि न्यू से डिनोट की जाती है, फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू। एक वी रहेगा जो कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा। सेम वैसी एक वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ये थोड़ा सा ट्रायंगल की तरह होता है, मीन ऐसा समझ लीजिए कि y को आप उल्टा लिखे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वेवलेंथ होता क्या है। वेवलेंथ मतलब कि एक सेकंड में एक वेव कितनी दूरी कवर कर रहा है, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। फिर फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड में वो कितनी बार ऑसिलेट कर ले रहा है, उसे कहा जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारे पास गामा रे, फिर आता है एक्सरे, फिर आता है यूवी रे। सभी को यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले क्या आता है, गामा रे, फिर एक्सरे, फिर यूवी रे। साउंड फिर इसके बाद जो बैंड होता है ये होता है हमारा विजिबल लाइट। जो लाइट्स हम देख सकते हैं, जो कलर्स हम दे सकते हैं, ये होते हैं विजिबल रेज। जैसे कि 7 रंग होते हैं हमारे रेनबो के, जिसे कहा जाता है विबग्योर। वी वॉलेट के लिए, आई इंडिगो, बी ब्लू के लिए, जी ग्रीन के लिए, वाई येलो के लिए, ओ ऑरेंज के लिए और आर रेड के लिए। तो इसी तरीके से देखा जाए तो ये सारे के सारे जो क्रम है वो किस क्रम में है, वेवलेंथ बढ़ते हुए क्रम में है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड रे। इसके बाद आता है हमारे रेडियो वेव्स जैसे कि एफएम वगैरह आ गए। इसके बाद आता है हमारे माइक्रोवेव्स,
तो ये चीज़ें समझ में आई। ये है मतलब कि सबसे कम वेवलेंथ किसके होंगे, गामा रेस के, फिर एक्स रेस के, फिर यूवी रेस के, फिर आईआर रेस के, और इस तरह से ही चलता रहता है। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर विबग्योर का देखा जाए तो वॉलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जो धूप पड़ती है उसमें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की, और इसी वजह से क्या होता है, हमें गर्मी लगता है ज़्यादा। और जो इंफ्रारेड रेज होती है ये और भी ज़्यादा इनकी वेवलेंथ होती है। तो ये क्या करती है, हमारे अर्थ में जब आती है तो हमारे जितने भी चीज़ें सूखते हैं आसपास में, वो किन की वजह से होता है, इंफ्रारेड के, क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद एक वर्ड आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ हमने पढ़ा है, वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा, या फिर कहा जाए कि एक सेकंड में कोई वेव अपनी कितनी दूरी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब इसके बाद आता है वेव नंबर। वेव नंबर को ऐसे v और डैश से लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो वेवलेंथ है हमारा, एक इसका मतलब है कि पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं। मतलब कि जैसे कि यहाँ से एक वेव ट्रैवल करके जा रहा है, तो 1 मीटर में यहाँ का जो डिस्टेंस है कितना है, 1 मीटर है। तो 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ ऐसे वेव्स बन रहे हैं, ये वो बताता है। इसका जो यूनिट होता है वो जनरली होता है हमारे पास मीटर इनवर्स, पर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा ऐसा यूनिट है, बट इन जनरल हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसे आप समझ गए। वेवलेंथ हमने क्या बताया, वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है कि एक सेकंड में एक वेव की लेंथ कितनी है। सेम वैसे ही वेव नंबर क्या होता है, जो 1 मीटर, वो 1 मीटर की जो लेंथ है उसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स है, ये हमें बताता है वेव नंबर। जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी, मीन्स वेव की जो डिस्टेंस है एक वेव से दूसरे वेव की, वो अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ वेव जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 1 मीटर में। और अगर वेव लेंथ कम है तो वेव नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये भी किस तरह काम करती है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की तरह काम करती है। लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेव लेंथ कम होगी। ये चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो हमने देखा अभी तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, उसमें वेव लेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो ये सारी जो थी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखिए जितने भी थ्योरीज होते हैं उनके नाम जनरली किन पे होते हैं, उनके साइंटिस्ट के ऊपर होते हैं, और साथ ही वो जिस चीज़ के लिए थ्योरी बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है क्वांटम, तो क्वांटम किसे कहा जाता है, वो चार्ज पार्टिकल, या ऐसा कह लीजिए अभी तक हमने जैसा देखा था कैथोड रेज थे, जैसे लाइट आ रही है तो लाइट जब आती है तो अपने साथ एक बंडल ऑफ एनर्जी भी लेके आती है, तो उसका नाम पहले क्या दिया गया था, फोटोन, जो कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से पहले एक बंडल ऑफ पैकेट बोला गया। फिर उसके बाद फिर टाइम के साथ उसका नाम क्या रख दिया गया, क्वांटम। यहाँ पे हमने नाम दिया है उसे क्वांटम। क्वांटम क्या है, जो किसी भी सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल जो एनर्जी को सोर्स से हमारे जहाँ भी रिक्वायर्ड मीडियम है या मीडियम के बाद जो जगह है वहाँ तक पहुँचाती है, तो उसे सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को नाम क्या दिया गया है यहाँ पे, क्वांटम। इसी क्वांटम पे ये पूरी थ्योरी बेस्ड है। इसे किसने प्रपोज किया था, प्लैंक्स ने। प्लैंक्स जो साइंटिस्ट थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आइए आगे देखते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ये बताया कि जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है जो कि एनर्जी का ट्रांसमिशन करती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी या फिर एक जगह से दूसरे जगह, उसे हमने क्या कहा, क्वांटम कहा। और वो जो एनर्जी रखे रहती है स्टोर करके, वो एनर्जी कितनी होती है उसमें, एच न्यू। एच यहाँ पे क्या है, एच है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स के हिसाब से जो क्वांटम की एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, जिसे कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पे जो न्यू है ये हमने देखा था क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो जो भी लाइट रे आ रही है ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इन टोटल वो जो स्मॉल क्वांटम है उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, ई के बराबर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है h इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका मतलब कि है यहाँ पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये कितना दिया हुआ है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यहाँ से जब एनर्जी निकाली जाएगी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा, हम एज्यूम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी 10⁻⁻2 पर सेकेंड। तब अगर इसे ई के लिए सॉल्व करें हम, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻36 जूल, जो कि हमारा क्या मिलेगा, इन टोटल एनर्जी उस क्वांटम की, उस पर्टिकुलर क्वांटम की जो ट्रैवल करके आ रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या जाना कि जो हमारे पास लाइट सोर्स से एनर्जी आ रही है, वो न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से ये बताया था कि वहाँ पे कुछ एक फोटोन होंगे जो कि एनर्जी लेके आ रहे होंगे। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमने जाना, तो वहाँ से ये पता चला कि लाइट एक सिर्फ एनर्जी का बंडल ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं जो कि एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे और हेल्प कर रहे थे कि वो किस तरह से एक साथ आगे बढ़े। तो अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे जो टॉपिक है ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप लोग
2 मिनट जो हमने पढ़ा था इससे पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर उसके बाद वेव नंबर्स, वेव लेंथ, और जो यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसे 2 मिनट रिवाइज कर लें। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम बना लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में आप सभी को पता चल चुका है। डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है? एक ऐसा ट्यूब जहाँ पे हमने क्या क्रिएट करके रखा है, वैक्यूम क्रिएट करके रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेटल लगा देते हैं, मेटल लगा देते हैं, और यहाँ पे एक फिल्म लगा देते हैं, फ्लोरेसेंट फिल्म, ताकि जब यहाँ से कुछ रेज निकले तो वो रेज किससे टकराने वाले हैं, इस प्लेट से टकराने वाले हैं। तो अगर फ्लोरेसेंट फिल्म्स लगाया जाए तो उससे क्या होगा, हमें यहाँ पे फ्लोरेसेंट लैम्प की तरह फ्लोरेसेंट लाइट दिखेगी। वहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ से जो रेज है वो यहाँ जाके टकरा रही। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट किया। देन यहाँ पे एक मेटल का प्लेट लगा दिया। मेटल का प्लेट लगाने के बाद जो नेगेटिव एंड है उसे मेटल से कनेक्ट कर दिया गया। पॉजिटिव एंड जो है हमारा वो यहाँ पे एक डिटेक्टर से कनेक्ट कर दिया गया। इसे हम क्या कह रहे हैं, डिटेक्टर, क्योंकि जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या कुछ भी पार्टिकल यहाँ ट्रैवल करेगी, वो क्या करने वाली है, इस पर स्ट्राइक करने के बाद एज अ लाइट हमको दिखने वाली है, या अलग अलग कलर के फॉर्म में दिखने वाली है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पे, डिटेक्टर। तो जब ये प्रोसेस चालू होता है, देखिए हर एक मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलने की मतलब है कि जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई रिएक्शन करता है कोई एक एटम, तो उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जिसके बाद वो रिएक्शन चालू कर सके। उसे क्या कहा जाता था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सेम वैसे यहाँ पे अगर मेटल है तो मेटल को एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जिस फ्रीक्वेंसी के बाद वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना चालू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया पहले, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पे पड़ेगी, जब यहाँ से मान लीजिए लाइट रे आती है, लाइट रे आके कहाँ पड़ने वाली है, मेटल प्लेट पे पड़ेगी। अब जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी हमने उससे कम एनर्जी दी थी पहले, बट अब लाइट रे आने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे उस एटम को ज़्यादा एनर्जी मिली, और यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे कहाँ मूव करने चले गए, दूसरे प्लेट के पास। अब वो जब दूसरे प्लेट के पास गए तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या होता है, जो करंट के फ्लो को देखता है और डायरेक्शन बताता है कि वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में बह रहा है, और उसकी अमाउंट भी बताता है कि कितने अमाउंट में बह रहा है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा, इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करेगा। पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो एमीटर है वो रीडिंग शो करने लगेगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि जब डिस्चार्ज ट्यूब को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है और उसे लाइट में रखा जाता है,
तो लाइट में रखने के बाद क्या होता है, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कि फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में हेल्प करती है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसकी वजह से हो रहा है, फोटॉन्स की वजह से होता है। जनरली लाइट रेज जो है वो क्या रखते हैं अपने पास, फोटॉन्स के बंडल जो कि एनर्जी पैकेट्स होते हैं, वो सारे आते हैं मेटल पे टकराते हैं। उसकी वजह से जो एटम्स है यहाँ पे, उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, वो मिल गई। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एनर्जी लेके वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और कंडीशन है, आई मीन कंक्लूजन है कि हमने पाया जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो जिस वक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे उसी वक्त यहाँ पे हमें फ्लोरेसेंट लाइट्स दिख रहे थे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के निकलने का टाइम और इलेक्ट्रॉन के यहाँ पहुँचने का टाइम सेम था। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है, और एट दी एंड हम इवेंचुअली हमने ये पाया कि इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह फ्लो होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद एक तरफ जो कैथोड वाला पॉइंट था, नेगेटिव पॉइंट, वहाँ पे हमने मेटल रख दिया। जो एनोड वाला पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट, वहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक डिटेक्टर रख दिया, जिसकी हेल्प से हम ये पता कर रहे हैं कि वहाँ पे जो यहाँ से रेज निकल रही है वो वहाँ पे पड़ रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने एक एमीटर रख दिया ताकि हमें पता चल सके कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अदरवाइज एमीटर नहीं रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। फिर जब इसे लाइट के प्रेजेंस में लेके गए तो क्या पता चला कि जो लाइट रे जब इस मेटल पे पड़ रही है तब यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो इस प्लेट पे पड़ रहा है, और एट सेम टाइम जिस वक्त यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो कुछ कंक्लूजन है इस तरह से। आप लोग पहले एक डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद का जो कुछ पार्ट है हम अगले 2 मिनट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये देखा था कि यहाँ से जो फोटॉन्स आ रहे थे वो कुछ एनर्जी लेके आ रहे थे, वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस मेटल को दिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, उस मेटल के सरफेस को छोड़ा होगा। मेटल के सरफेस को छोड़ने के बाद वहाँ से उसके पास कुछ और एक्स्ट्रा एनर्जी रही होगी जिसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल एनर्जी है उसमें वो कितनी है, ई। जो उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी वो थी ई नॉट, प्लस उसके बाद जो मूव किया है वो कौन से फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ई क्या है, टोटल एनर्जी। ई नॉट क्या है, जो उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल सके मेटल से और आगे मूव कर सके। और जब वो मूव कर रहा होगा तो कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी उसके पास एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिली, तब जाके वो आगे मूव कर रहा है। तो E होता है E=h/μ, हमने प्लैंक्स थ्योरी में पढ़ा। तो E नॉट क्या हो जाएगा, h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv²। यहाँ पे मास किसका रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा रहेगा, तो इसे हम लिख लेते हैं me। वेलोसिटी किसकी, उस इलेक्ट्रॉन की, जो कि किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट की। यहाँ पे जो न्यू नॉट है ये क्या है, इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी उसे चाहिए। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसे चाहिए ताकि वो अपने ऑर्बिट से निकल सके। और ये एच न्यू है यहाँ पे, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की या उस चार्ज पार्टिकल की जो वहाँ से मूव कर रही है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का
फॉर्मूला एच न्यू, ये वी नहीं है, ध्यान देंगे, वी की तरह है बट थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे कहा जाता है न्यू। ये है न्यू नॉट, जिसे ये कहा जा रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाफ एम ई जो कि है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी जो कि है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, इसके बाद अगली क्लास में इसके आगे देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, और जो जितने भी मॉडल्स हैं जैसे बोर मॉडल्स हो गए और हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। सो यहाँ तक आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लें ताकि आप लोगों के लिए बेटर हो।